नमस्ते भाइयों, मेरा नाम अनंता है, मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर अनंता की भाई। असीम हाय कृपा। अनंता भाई। हाय, हाय। हाय, हाय, सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है, आप भाइयों का साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलो दोस्तों, थोड़ी-सी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यही वजह दोस्तों, आज के दिन इस टाइम तक शराब के पहले जहरीले घूँट से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप का और स्पेशली कामिल भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनने मुझे यहाँ पर अपने अपनी मन की बात रखने का एक मौका दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक आपके जैसा ही बेवड़ा हूँ। तो अब मेरे अनुभव से मेरा जो आज का टॉपिक है अनमैनेजेबिलिटी इन सोब्रिटी, इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा कोशिश करूँगा कि बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा सब कुछ जाने के बाद में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। क्योंकि बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ तक की मेरा सब कुछ सही चल रहा था। घर का माहौल भी ठीक था, लेकिन घर में मेरे पापा अल्कोहलिक थे। उनका अल्कोहलिज़्म मैंने अपनी आँखों से देखा था। उनका जो हम लोगों को जो मारपीट करते थे, मेरी माँ को जो मारपीट करते थे, गाली-गलौज करते थे, वो सब कहीं तो भी मैं घर में अपने आँखों से देखता था और मुझे बहुत घिन आती थी कि इतनी चिढ़-चिढ़, इतनी नफ़रत होती थी मेरी पी पापा से मुझे कि यार बाकी लोग भी शराब पीते हैं, तो मेरे पापा ही ऐसा क्यों करते हैं? वो तो घर में आके चुपचाप खाना खा के शांति से सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन ड्यूटी जाते हैं। तो मेरे घर में हंगामा क्यों होता है? मेरे घर में क्यों रात के 12-1 बजे तक बर्तन बजते रहते हैं? और हम ठीक से सो नहीं पाते थे। मेरी माँ तो मतलब लास्ट-लास्ट में तो एकदम पागल जैसी हो गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि वो कर क्या रही है? वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। सबसे बड़ा मैं था घर में, 2 छोटे-छोटे भाई थे और घर की जो हालात मैं देख रहा था, तो उसमें से कहीं-कहीं मुझे नज़र आने लगा कि नहीं यार, अनंता, तू होशियार है, पढ़ा-लिखा पढ़ाई अच्छा कर रहा है, सब कुछ तेरे साथ में है। आगे जब भी तू कॉलेज लाइफ में जाएगा, बड़ा होगा, तो ये ऐसी संगत में कभी जाना नहीं, शराब को हाथ लगाना नहीं। ये मेरा खुद का कमिटमेंट था दोस्तों। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा होते गया, कॉलेज लाइफ में गया और फार्मेसी कॉलेज में गया, तो एक गेट टुगेदर फेयरवेल पार्टी थी, जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ने ग्रुप ने अरेंज किया था और वहाँ पे हम लोगों ने बियर बार में जाके एन्जॉय करके आए, फिर वो नाचे-गाए, स्पीच हुए, बहुत सारे वहाँ पे इवेंट्स हुए। तो उसके बाद में धीरे-धीरे कहीं तो भी जो मेंटल ऑब्सेशन बोलते हैं, वो जागरूक हुआ। ना मुझे उसका टेस्ट के बारे में कुछ अच्छा लगा, ना उसका कलर अच्छा लगा, लेकिन उसने जो मुझे किक दी थी, जो मुझे हौसला दिया था, जो मुझ में शक्ति भर दी थी कि नहीं यार, अनंत यू कैन डू इट। वो नशे में मैं जो नाचा, जो वो नशे में जो मैंने स्पीच दिया, वो नशे में जो मेरी एक दोस्त थी, अच्छी दोस्त थी, उसके लिए कुछ वर्ड्स मैंने वो नशे में कहे क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी, ऐसा कुछ कर सकूँ या ऐसा कुछ बोल सकूँ उसके बारे में। ये सब कम से कम 100 डेढ़ सौ 200 लोगों के स्टूडेंट के सामने, टीचर्स के सामने मैं बोल पाया। ये मुझ में कहीं तो भी एक अलग अलगपन जागृत हुआ कि नहीं यार, अनंता ये क चीज़ कुछ ऐसी है। लेकिन ये सब कुछ मैं भूल गया था कि ये शराब की वज़ह से मेरे साथ में क्या-क्या घर में हो रहा था, मेरी माँ के साथ में क्या हो रहा था, पूरा ब्लैंक हो गया था दोस्तों। उसके बाद में फार्मेसी पास होने के बाद में मेरा पापा ने मेरे लिए मेडिकल स्टोर ओपन कर दिया। बहुत ही अच्छा दुकान चल रहा था, सब कुछ भगवान की दया से अच्छा था और बाद में मैं शराब वग़ैरह सब भूल गया था। लेकिन जैसे ही 31st दिसंबर 2003 आया, तो एक मन में विचार शुरू थे, प्री प्लानिंग पहले से चालू थी कि यार 31st है, डॉक्टर साहब भी अपने आजू-बाजू में जो मेरे क्लिनिक थे 2 डॉक्टर्स के, उनको मैंने इनवाइट किया, उनको बोला कि सर हम लोग कुछ एमआरस लोग थे कंपनी के, उनको उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे कॉल किए थे कि अनंता भाई हम लोग ऐसा-ऐसा आज गेट टुगेदर करते हैं। तो कहीं तो भी मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया और वो
अरेंजमेंट हो गई और फिर से शराब मैंने पी ली। ऐसे करते-करते दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही थी, दुकान में नौकर-चाकर थे, सभी अच्छा था। लेकिन उसके बाद में 2005 में जस्ट जैसे मैं पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, पॉलिटिक्स में एंट्री मारते ही मेरा पूरा हुलिया चेंज हो गया। मेरे सारे विचार चेंज हो गए। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहीं तो भी एक फार्मासिस्ट हूँ, एक दुकान का ओनर हूँ। बचपन मेरा इतना संघर्षपूर्ण रहा कि मैंने कौन से छोटे-मोटे काम करते हुए मैंने पेपर बाँट के, आइसक्रीम बेच के, अपनी बुक्स मैनेज करने के लिए जो भी कुछ मैंने काम किए थे, वो सब कुछ भूल गया 5 मिनट में। मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार मैं लीडर बन गया। आज मुझे लोग भाऊ जय महाराष्ट्र बोलते हैं। तो इतनी मतलब खुद में ग्रैंडिसिटी आ गई थी कि यार मैं खुद को क्या समझ रहा था कि मुझे लगता है कि एक आधा एमएलए को भी इतना लोगों को दिखाता नहीं बड़प्पन कि मैं क्या हूँ। तो मुझ में वो सब बातें आने लग गई। धीरे-धीरे दोस्तों दुकान की तरफ, घर की तरफ मेरा जो ध्यान था भटक गया और लास्ट-लास्ट में ऐसी कगार पर आ गया कि दुकान में बेचने के लिए माल भी नहीं रहता था, उधारी बहुत सारी बाँट चुका था। क्योंकि बड़प्पन दिखाने के लिए मैं किसको भी हाँ, लेके जा भाई, ठीक है अपना ही बंदा है, दे देगा। कोई देता नहीं, बाद में पता चला कि ये सब टाइम के लिए अपने पास आते हैं। मेरा अच्छा टाइम खत्म, सब खत्म। ये बात समझ में आ गई थी दोस्तों, तब तक मेरी शराब भी बहुत बढ़ चुकी थी। तो अब घर में सपोर्ट माँग रहा हूँ तो कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पापा भी अल्कोहलिक थे, भले ही उनकी ड्यूटी शुरू थी, माँ तो गुज़र गई थी अटैक से। यही चक्कर में मेरी माँ को अटैक आ गया, वो चली गई। उसके बाद में भी मैं सोचता रहा कि यार नहीं अभी रुकना चाहिए। रुकता भी था दोस्तों, महीना 2 महीना के लिए, 15 दिन के लिए, जब लगता था कि नहीं यार अपनी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो रही है, अभी अभी अच्छे से मैनेज करना है, अभी दुकान की तरफ ध्यान देना है, खुद की तरफ ध्यान देना है, परिवार की तरफ ध्यान देना है। लेकिन बस थोड़ी देर के लिए वो बातें आती थी, फिर कोई दोस्त मिल गया या किसी ने थोड़ी-सी लालच दे दी कि चल ना तो 90-90 मारते तो चले। तो ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों हो रहा था, मैं 5 बार रिहैब सेंटर गया। वही चक्कर में मैंने दुकानदारी बंद कर दी थी। चंद्रपुर में आया, वहाँ पे कुछ जॉब के लिए वहाँ पे जॉब मिला भगवान की कृपा से। अच्छी कंपनी में मार्केटिंग कर रहा था, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी मिली मुझे। लेकिन तब सोच के आया था कि अभी शराब नहीं पीऊँगा। वहाँ पे भी 1-2 दिन 1-2 महीना मैंने ट्राई किया, फिर और शराब धीरे-धीरे और बढ़ी। उसका असर मेरे प्रोफ़ेशन पे होने लग गया। तो फिर मैं अकेला रहता था तो मैंने वाइफ़ मेरी फैमिली को शिफ्ट कर लिया। मेरी वाइफ़ मुझे देख रही थी कि नहीं ये तो फिर से दुकानदारी बंद करके हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो उसने कहीं तो भी वो खाने में मेरी दवाई डालना शुरू कर दिया, जिसकी वज़ह से मुझे उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते थे उसके उसका जो मुझे मेरे मन में जो डर बैठ गया था कि नहीं यार अगर शराब पीऊँगा तो मुझ में ये सब सिम्पटम आएँगे, मुझे अटैक भी आ सकता है। ये डर एक मन में बैठ गया था कि नहीं आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा फिर। तो दोस्तों तो कुछ 3 साल 2 महीने तक मैं शराब से दूर रहा और वो ही समय जो था मेरे परिवार के लिए एक सुखद समय था मेरे वाइफ़ के लिए और बच्ची के लिए। और उसके बाद में 2014 में फिर से मेरे हाथ में ग्लास आया, एक दोस्त के वहाँ पे मैं गया था, उसकी बहुत दुःख भरी कहानी थी, आज वो दोस्त इस दुनिया भी नहीं है। उसकी भी वाइफ़ छोड़ के चली गई थी, वो अपनी दर्द भरी दास्ताँ मुझे ब बताना चाहता था, क्योंकि वो मेरा कलीग था, मेरे कंपनी में। उसको सुनते-सुनते उसके साथ में बैठा मैं उस दिन और मैंने 90 पी ली और उसके बाद में जो हंगामा हो गया कि मतलब बहुत ही खतरनाक हंगामा हो गया कि इतनी अशांति फैल गई घर में कि मतलब एक छोटी-सी मेरी गलती की वज़ह से सबके मैंने दिलों को इतनी बड़ी चोट पहुँचाई थी, सबका विश्वासघात किया था कि इधर-उधर से फ़ोन बजने लग गए कि अनंता ने शराब पी ली, अब अनंता का क्या होगा? अब तो ये सुधरेगा नहीं, हमको लगा ही था, ये ऐसा ही है, वैसा ही है। उसके बाद में दोस्तों चंद्रपुर में मेरी नौकरी भी चली गई। नौकरी जाने के बाद में मेरे पास में बच्ची की स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे।
किराए की रूम थी, रूम के किराए और लाइट बिल भरने को पैसे नहीं थे। वो अच्छा था कि मेरे जो सास-ससुर थे वो मेरी वाइफ़ को चुप-चुपा के पैसे भेजते थे, वही पैसे से शायद घर चलता था। मुझे पता ही नहीं रहता था कि मेरे घर में दाल-रोटी कैसी बन रही है, क्या हो रहा है। मुझे शराब की चिंता रहती थी कि मैं सुबह, शाम, दोपहर शराब कैसे पीऊँ, किसको टोपी डालूँ, क्या चुरा के लेके जाऊँ कि मुझे शराब मिलनी चाहिए। तो एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे कंपनी के जो बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे आते थे कंपनी की तरफ से, वो बड़े-बड़े गिफ्ट्स मैंने दोस्तों एक-एक 90 के लिए, एक-एक क्वार्टर के लिए मैंने बेच दिए, जब मेरी वाइफ़ गाँव में नहीं थी तो। इतना मतलब रॉक बॉटम मैंने देखा शराब का कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ? रिहैब सेंटर जाना-आना, रिहैब सेंटर जाना-आना क्योंकि रिहैब सेंटर में मुझे पैसे नहीं लगते थे। मेरे दोस्त के भाई का रिहैब सेंटर था और वो सर ने मुझे बहुत ही मतलब बहुत सहारा दिया। आज जो कुछ भी हूँ मैं, आज उनका एक आशीर्वाद मेरे साथ में है, भगवान का आशीर्वाद है और साथ में ये जो मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ मेरी सोब्रिटी को, इसमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस का यानी फेलोशिप का और आप सभी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। नहीं तो आज कहीं तो भी मैं गिरा पड़ा रहता था, पता नहीं मैं ज़िंदा भी रहता कि नहीं रहता। सबसे बड़ा भगवान का तो मेरे ऊपर में ये उपकार है कि मैं आज ज़िंदा हूँ। आज भले ही अनमैनेजेबिलिटी मेरे लाइफ़ में बहुत सारी है, लेकिन दोस्तों आज कहीं तो भी वो लड़ने की ताकत भगवान ने दी है। उसको फेस करने की जो ताकत भगवान ने मुझे दी है, उसके लिए उस भगवान का बहुत-बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अलौकिक संगठन का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप जैसे दोस्त मिले, इसके बढ़ इस इससे बढ़कर वो दुनिया में मेरी कोई चाहत हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों मेरी इच्छा और आकांक्षा मरते दम तक कभी पूरी होने होने वाली नहीं है। क्योंकि सबसे पहली मेरी अनमैनेजेबिलिटी ये है कि मैं इमोशनली मैं इतना हड़बड़ा जाता हूँ, कि मैं 5 मिनट के लिए एक सोचता हूँ और दूसरे 5 मिनट के लिए मैं दूसरा सोचता हूँ। और दिन भर में पता नहीं 24 आवर में कि मैं मेरे अंदर में कितने विचार आते हैं और कितने विचार में से मैं शायद ही मुझे लगता है कि 10 से 20% मैं पॉजिटिव सोचता होऊँगा। बाकी 80% मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव। ऐसा मेरे साथ में क्यों होता था? क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी डिफेक्ट है। अगर मैं अपनी सोच को नहीं बदलूँगा, तो आगे का जो मेरा जीवन है, उसको बदलने में मैं पूरी तरह से असमर्थ हूँ। अगर मैं प्रॉपर एक्शन के साथ में, हॉनेस्टी के साथ में अगर मैं अपनी इच्छा और आकांक्षा को जब मैं ईश्वर के हवाले करता हूँ, माय विल टू गॉड विल टर्न करता हूँ, तब कहीं तो भी मुझे 1% के लिए लगेगा कि नहीं, मैं खुद को स्टेबल करने की मेरी इच्छा को सैक्रिफाई करने की सोच रहा हूँ। सिर्फ सोच रहा हूँ, कर न मतलब कर ही नहीं है अभी। क्योंकि ये सोचने में, शराब से दूर रहने में, रिहैब सेंटर से निकलना, अंदर जाना, यही करते-करते दोस्तों मेरे कम से कम 15 से 16 महीने चले गए। ऑनलाइन मैसेज के थ्रू मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। एक एक तालाब था, एक खेत में मैं रहता था रिहैब सेंटर के थोड़े दूर पे, जहाँ पे मुझे भगवान की दया से काम मिला और क्योंकि जब घरवाले ने ताकि फेंक दिया था कचरे के डब्बे में कि तू अब कोई काम का नहीं है। मिसेज़ छोड़ के चली गई थी। मिसेज़ 2018 में ही छोड़ के चली गई थी। मैं भटकते-भटकते 2019 में वनी शहर में आया और वो खेत में एक झोपड़े में एक दादाजी रहते थे, उनके साथ में रहने लगा और वहाँ पे मेरी सर से मेरी मुलाकात हो गई। उनके घर गया था चंद्रपुर, उन्होंने मुझे लेके आए थे कि तुझे शराब छोड़ना है क्या? हाँ। उनके साथ में आते गया मतलब वहाँ पे रुका कोई 2-3 महीना रुका, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था दोस्तों, क्योंकि मुझे फैंटेसी में जीने की आदत पड़ी थी। 4 दोस्त साथ में होना था, गाड़ियों में घूमना, अच्छी जगह पर खाना खाना। ये सब बातें दोस्तों जब मेरा शॉप था, जब मेरी जॉब थी, ये सब तब पॉसिबल था। लेकिन अब मैं दाने-दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ, खाने के लिए मुझे इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। 5-10 पैसे भी जेब में नहीं रहते, तो मैं ये फैंटेसी वर्ल्ड में मैं कैसे जी सकता हूँ? फिर भी मेरे जैसा बेवड़ा
अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लानिंग दिमाग में रहती थी कि मुझे किसी को नंबर से एसएमएस करके मेरा अकाउंट नंबर देना है, फिर मुझे पैसे बुलाना है। फिर पैसे बुलाने के बाद में मैं वहाँ जाऊँगा, फिर पैसे निकालूँगा, फिर दारू पीऊँगा, फिर आगे बहुत ऐश करूँगा। ये सब मेरे विचार होते थे, वैसा मैंने रियलिटी में वैसा किया। सर के मोबाइल से फेसबुक ऑन करके मैंने मैसेंजर में जाके अपने आईडी से वो 2-4 दोस्तों को मेरा अकाउंट नंबर दिया। उसमें से एक दोस्त ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले और वही पैसे आ गए करके उसने डन करके जैसे मुझे मैसेज मिला तो वही मोबाइल लेके सर का भाग गया मैं। और जब मैं वो खेत में रहता था तो वहाँ से वनी शहर 10-11 किलोमीटर था। वहाँ चले जाके जाने के बाद में मैंने पैसे निकाला और जो मेरा इतने दिन की मेरी जो इच्छा थी, जो मेरी तड़प थी, जो मेरी प्यास थी शराब की, तो वो दोस्तों मैंने पूरी कर ली। डे बाय डे मेरी शराब बढ़ रही थी, मेरे हाथ से सब कुछ गया था। नौकरी गई थी, सबसे पहले मेरी माँ गई, उसके बाद मेरी दुकानदारी बंद हो गई, नौकरी गई, बीबी गई, घर से निकाला गया, समाज से निकाला गया, दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया, घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। सब कुछ मुझे दिख रहा था कि यार अनंत अभी तू अच्छा रह सकता है, अभी तुझे कुछ करना है। लेकिन मैं दोस्तों हॉनेस्ट नहीं था खुद खुद के प्रति। मुझे सरेंडर करने में कम से कम 1.5 साल लगा और मुझे ये एक्सेप्ट करने में इतना समय गया कि मैं शराबी हो गया हूँ। मेरे जैसा एगोइस्टिक पर्सनैलिटी का बेवड़ा, जो खुद को फार्मासिस्ट समझता है, जो खुद को पढ़ा-लिखा समझता है, मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं इतना बड़ा फार्मासिस्ट हूँ, इतने 20 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, अभी तक तो मैंने शराब नाम की कोई बीमारी सुनी नहीं। अगर बीमारी होती तो इतने साल में अभी तक एक तो भी बार मैंने अल्कोहलिज़्म इज़ अ डिसीज़ सुनता था, कोई डॉक्टर मुझसे शेयर करता था। इतने बड़े-बड़े मैं सेमिनार में गया हूँ, इतनी बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैंने अटेंड की है। कभी भी ये वर्ड्स इवन जिस साइकियाट्रिक के पास में मैं गया था, वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ने भी मुझे नहीं बताया कि अल्कोहलिज़्म इज़ अ डिसीज़। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये डिसीज़ है, ये बीमारी है? इतना बड़ा डिनायल लेके दोस्तों मैं वो खेत में काम करता था, लेकिन भगवान की दया से ऑनलाइन मीटिंग का मैसेज मेरे तरफ आया, तब तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। जो रिहैब सेंटर में एक बंदा था, वो बंदे के मोबाइल से हम 2-3 लोग वहाँ पे मीटिंग करते थे। और जो मीटिंग में जो मुझे अपना आईना दिखने लगा डे बाय डे, अब भाइयों को जैसे मैं सुनते गया, तब जाके मुझे कहीं तो भी समझ में आया कि अनंता तू भी ऐसा ही था। अगर तुझे जीवन तेरा अच्छी तरह से जीना है, तो सबसे पहले तेरी सोच बदल, एक्सेप्ट कर कि तू बेवड़ा है और उसके ऊपर में जो तुझे जो बताया गया है कि एक्शन, क्योंकि मुझे वो मीटिंग में बताया गया था कि एक्शन इज़ अ मैजिक वर्ड। जब तक मैं एक्शन नहीं करूँगा, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट विदाउट एनी प्रॉपर एक्शन। जब मुझे ये बताया गया तो मुझे एक्शन करना ही था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मेरे तालाब में जैसे मेरे काम खत्म होने के बाद में सिर्फ़ मैं मीटिंग, जब भी समय मिलता मीटिंग, सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ़ मीटिंग ही करने लग गया। और एक ही महीने में मैंने कंपनी से एडवांस माँग के सेकंड हैंड एक मोबाइल लिया और वो मोबाइल से मैंने मीटिंग करना शुरू कर दिया। अपने जो डाउट्स थे, अपने जो क्वेश्चनिंग थे, हर मीटिंग में भूलता गया। इसकी वजह से मेरा जो अननोन फ़ियर था मेरे अंदर में दबी हुई जो मेरा जो डर था, वो धीरे-धीरे दोस्तों निकलता गया। और आप भाइयों ने मुझे जो मतलब इतना मेंटली स्टेबल बना दिया कि अनंत तू अकेला नहीं है, वी आर विथ यू। और ये हमारे साथ में जो हुआ है वो तेरे साथ में भी अच्छा होगा। ईश्वर तेरे साथ भी अच्छा ही करेगा, बस तू पूरी ऑनेस्टी से कार्यक्रम के ऊपर चल। प्रोग्राम को आचरण में ला, इम्प्लीमेंट कर, ना कि खाली बोलना है। तुझे इसको जी के दिखाना है, जीना है, क्योंकि यही तेरे लिए एक जीने की राह है और यही तेरी जीने की चाह है। दोस्तों डे बाय डे मेरी सोबरिटी बढ़ती गई। मेरी कोर्ट में केस चालू थी, डिवोर्स केस हमारा। मैं हर महीने कोर्ट में जाता था और जो भी मेंटेनेंस का था 1000-2000 मेरे से जितना जमता था मैं भरता था। लेकिन मेरी वाइफ मेरे तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी। मेरी बच्ची कभी-कभार आती थी तो उसको देख के थोड़ा-सा मतलब इमोशनल होता था मैं। मुझे लगता था कि यार मैंने ऐसा कौन-सा मैंने पाप किया है कि आज
मेरी 1.5 साल की सोब्रिटी हो गई, फिर भी आज मेरा कोई भाई, ना पिताजी, ना कोई भी रिश्तेदार मेरे पास में अभी तक आया। ना मेरी बीवी मेरे को पूछती है, ना बच्ची मेरे पास में आती है। तो इतनी गिल्ट फील होती थी कि साला सेल्फ पिटी में जाता था कि मैं बेचारा ऐसा किस्मत का मारा कि मैं वो मतलब ओवर टाइमर को बहुत सारे लोगों को मैं फ़ोन करता था, उनको बहुत परेशान करता था कि सर मुझे बताइए मुझे क्या क वो करना चाहिए? मैं तो अभी अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे एक ही वर्ड बताया कि यार अनंता, तेरे हाथ में कुछ नहीं है अभी। तेरा जब जो तुझे चलाना था तूने चला लिया। तेरी इच्छा तो तूने पूरी कर ली, इसलिए तो आज इस दशा में आ गया है। अभी जो तुझे दिशा मिली है, उस दिशा को तू पकड़ के चल। भगवान तेरे साथ में ज़रूर अच्छा ही करेगा। तो मैंने दोस्तों उनकी बात सुनी, और जो-जो मेरी लाइफ में मेरी अनमैनेजेबिलिटी थी, उसके ऊपर मैं काम करने लग गया दोस्तों। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहीं तो भी स्टेबल होने लगा। कहीं तो मुझे खुन्नस थी मेरे घरवाले के प्रति, मेरी मिसेज़ के प्रति, कि इन लोग साला मेरे को रास्ते में उठा के फेंक दिए। इनको मैंने मेडिकल स्टोर था तब इनको मैंने कितनी मदद की, इनको कितना फीस भरा, इनके रिचार्ज का खर्चा दिया, इनके रूम का रेंट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आज मुझे खाने के लिए नहीं है, मुझे रहने के लिए घर नहीं है, तो इन लोग मुझे कुछ क्यों सपोर्ट नहीं करते? ये कहीं तो भी दोस्तों धीरे-धीरे ये प्रोग्राम में आने के बाद समझ में आ रहा था। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में मुझे बताया गया था कि शराब के आगे मैं बेबस हूँ, और मेरी पूरी ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई थी। उस दोस्तों मैंने सही मायने में वो मान लिया कि मैं पावरलेस हूँ और मेरी लाइफ़ अनमैनेजेबल हो गई है। उसके तो कहीं तो भी समझ में आया कि आज तक जो अगर मुझ में पावर रहती थी, मुझ में इच्छा तो थी लेकिन वो शक्ति नहीं थी। वो अल्कोहलिज़्म के पावर के सामने मैं पावरलेस हो गया था, और वो शराब को मैं कभी भी ढंग से पी नहीं सकता, ना को कभी मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये बात पूरी तरह से 100% दिमाग में बैठ गई। मुझे बताया गया था कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मुझे शराब से दूर होना है। उसके बाद में जो मेरी अनमैनेजेबिलिटी है टिल द टाइम, फिज़िकल थी उसमें, मेंटल थी, फाइनेंशियल थी, सोशल थी, सेक्सुअल थी, इमोशनल थी। अभी शराब तो मेरी बंद है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस अनमैनेजेबिलिटी? क्या आज भी मैं उस तरह से एन्जॉय कर सकता हूँ? क्या शराब नहीं पीते हुए भी मैं क्या अपने परिवार के साथ में सुख-दुःख बाँट सकता हूँ? क्या मैं एक जो डिप्लोमैटिक पर्सन था कि हर चीज़ के लिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था, तो आज तो शराब से मैं दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से। तो ये मेरा ऊपर में जो मैंने कर्जा बना के रखा था, वो कर्जा कहीं तो भी मैं डे बाय डे देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो लालच थी, जो ग्रीड मेरे अंदर में भरी थी कि यार मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे भी गाड़ी-घोड़े में घूमना है, जबकि फैमिली तो मेरे साथ में थी नहीं, अकेला वो वहाँ पे रहता था। एक झोपड़ी में 10 बाय 10 के वहाँ पे एक मेरी खटिया, मेरा एक गैस, 2-4 बर्तन, बाकी और कुछ नहीं। फिर भी इतनी सारी लालसा किसके लिए? मैं सोचता था बच्चे आएँगी, फैमिली आएँगी, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एक पिंक क्लाउड में जाना, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में कहीं तो भी वो झूठे ख्वाब देखना। आज भी कभी-कभी लगता है कि मतलब सोब्रिटी तो बढ़ रही है, लेकिन मेरी अस्त-व्यस्तता का क्या? जो अनमैनेजेबिलिटी को आज भी मैं मैनेज करते-करते थक जाता हूँ यार कभी-कभी। जब घर में आता हूँ, घर का माहौल तो अभी मतलब भगवान की दया से बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं तो शुरू-शुरू में जब मेरी वाइफ़ आई थी, तो हमारा बनता ही नहीं था कुछ। उसकी और मेरी तू-तू हमेशा होती रहती थी। उसको तो मालूम नहीं था अल्कोहलिज़्म क्या है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है, और ये बेवड़ा ऐसा क क्यों हो गया, और ये बेवड़ा क मतलब सुधर कैसे गया? ये उसको कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन मैं उस मेरी जो इच्छाएँ थी उसके ऊपर मैं थोपने की कोशिश करता था ज़बरदस्ती, कि तू ऐसा करने से ऐसा होगा, तू ये कर, तू इसके साथ बात मत कर, इससे ज़्यादा मिल मत। तो ये सब जो मैं जो प्रेशराइज़ कर रहा था, इससे कहीं तो भी उसके मन में मेरे प्रति और चिड़-चिड़ और खुन्नस और रिज़ेंटमेंट बढ़ती थी, जिसकी वज़ह से मैं खुद को खुश नहीं, मतलब उसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी।
और मैं खुद दुःख में चले जाता था, मैं सेल्फ पिटी में जाता था, मैं सेल्फ सेंटर्ड बंदा हूँ, मैं इतना सेल्फिश हूँ, इतना डिसऑनेस्ट हूँ, तो मुझे खुशी का एहसास होता ही कैसे दोस्तों? आज मैं किसी मेंबर के साथ में बात करता हूँ, तो क्या सही में मैं ऑनेस्टी से उसको उसको सारी बातें शेयर करता हूँ? क्या कुछ अपने पास रख के जो मेरा अच्छा है उसको बताता हूँ? क्योंकि 1, 2, 3 स्टेप में तो मैंने वो सब देख लिया था कि मेरा अनमैनेजेबिलिटी क्या है, जो हायर पावर है, तो कॉन्सेप्ट बताया था मुझे हायर पावर का। और तीसरी स्टेप में भी मुझे वही बताया था कि जो मेरा जो डिसीज़न है, वो मुझे कहीं तो भी वो गॉड के ऊपर में छोड़ना है। अभी मुझे मेरी इच्छा नहीं लगाना और 4, 5 6 स्टेप में जो मुझे बताया गया था कि मुझे मैंने जो-जो करके रखा था मेरे पास में, वो सब मुझे बाहर निकालना है, कहीं तो भी एक स्पॉन्सर के सामने सब कुछ कबूल करना है और वो स्टेप के ज़रिए मुझे वो सब उन सब से माफ़ी माँगनी है, जिनसे मैं माफ़ी माँग सकता हूँ, उनसे सब मुझे करना पड़ा दोस्तों। आज भी बहुत सारे लोगों ने नहीं माफ़ किया। सब कुछ एडमिट करने के बाद में भी मैंने मेरे मिसेज़ से एक भी बात छुपा के नहीं रखी थी। जो मेरा सेक्सुअल प्रॉब्लम था, जो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी। इस चक्कर में हमारा झगड़ा भी हो गया था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि पूरी ईमानदारी से मुझे स्टेप वर्क करना है और उसके साथ में पूरी ईमानदारी से जीवन बिताना है। क्योंकि अगर ये बातें अगर मैं दिमाग में लेके चलता हूँ, तो मैं सही ढंग से मैं सोबर नहीं रह सकता। दिखाने के लिए तो मैं सोबर हूँ यार, बाहर मैं सोबर हूँ लेकिन घर में तो गोबर हूँ। यही कहीं तो भी गिल्ट मेरे मन में हमेशा के लिए रहती थी क्योंकि मुझे ये यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ हार्ट बताया गया था कि मैं दिल की भाषा जब मैं बोलता हूँ, तो इट शुड नॉट बी फॉल्स। जब मैं अपने घरवालों के प्रति उनकी विश्वास की अगर डोर को मैं अगर कायम रखना चाहता हूँ, तो मुझे हमेशा उनके साथ में सच बोलना है। क्योंकि मुझे मेरे स्पॉन्सर ने भी बताया था कि अगर ये ऐसी बातें अगर तू बोलने से अगर तेरा परिवार बिखर जाता है, ऐसा होता मैंने बहुत सोचा कि नहीं बताऊँ या ऐसा नहीं करूँ। लेकिन भगवान की कृपा से वो सब बातें उसके सामने आ ही गई। तब तो मैं उसको नकार नहीं दे सकता था क्योंकि मैं ड्यूअल पर्सनैलिटी का बंदा हूँ। मुझे पता है कि उसको किस तरह से कब मैनेज करना है और मुझे किस तरह से अपनी करवट बदलनी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं पता था, कितने बजे भी उठना, कितने बजे भी सोना। वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन था कि मैं अपना खुद का रिस्पेक्ट कैसा बढ़े, यही सोचता था। दूसरे के प्रति मेरा मैं रिस्पेक्टफुल हूँ क्या? उनको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ क्या? ये सब बातें कुछ समझ में नहीं आती थी यार कि 2 साल की सोब्रिटी हो गई, फिर भी मैं नंगा नाच कर रहा हूँ, इधर-उधर घूम रहा हूँ। ना मुझे इमोशंस के बारे में पता है, ना मेरी मेंटालिटी के बारे में पता है, ना मेरा फाइनेंशियल स्टेटस पता है, ना मेरा सोशल स्टेटस पता है। कुछ भी नहीं पता फिर भी मैं डींगे हाँक रहा हूँ, बड़ी-बड़ी मीटिंग में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ बस। आना-जाना शुरू है दोस्तों, लेकिन जो मुझे जीवन जीने का मार्ग बताया था, जीवन जीने का जो मेरे सामने जो रास्ता था, क्या सही में मैं वो रास्ते पे चल रहा था? मुझे बताया गया था कि ट्रस्ट गॉड एंड क्लीन योर हाउस। पहले अपने मन का मैल साफ कर, उसको क्लीन कर, तब जाके तू कहीं तू भी दूसरे के सामने बोल सकता है। मुझे वो सब छोड़ना था कि मैं अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम बचाने के लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम करता था। दूसरे के ऊपर मैं उँगली उठाता था, दूसरे की तरफ उँगली दिखाता था। अगर हमेशा मैं करते रहूँगा तो फिर मेरी सोब्रिटी का क्या मीनिंग है? आज मीटिंग में 1 घंटा बैठता हूँ तो मैं मेरे साथ में मैं कितना स्टेबल रहता हूँ। 1 घंटे की मीटिंग में अगर मैं ठीक से फिजिकल मीटिंग में बैठ नहीं सकता, तो इससे बड़ी अनमैनेजेबिलिटी मेरे साथ में क्या होती है? 10 बार मोबाइल को हाथ लगाता हूँ, खर्रा खा तो खाता नहीं हूँ अभी, खर्रा खाना है तो 10 बार बाहर थूकने के जाओ। और इवन प्रेयर के लिए जब बोलते हैं तो प्रेयर नहीं कर सकता मैं ढंग से। जिस भगवान ने मुझे ये ताकत दी है, जिस भगवान ने मुझे ज़िंदा रखा है, जो वो आत्म शांति की प्रेयर हमको बोलने के लिए बोलती है, तो मुझसे माइक अनम्यूट नहीं होता दोस्तों, फिर इससे बड़ी और अनमैनेजेबिलिटी क्या है? इतना बड़ा लेज़ीनेस कि मुझे बस आत्म शांति की प्रेयर के 2 मिनट लगते हैं, कि ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें हमें बदल नहीं सकते। इतना बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्या ये मेरी सोब्रिटी है?
हाउ टू मैनेज द सोब्रिटी। क्या मैं सही में इस लायक हूँ कि मैं खुद को सोबर बोल सकूं? मुझे बताया गया था कि नो नो गॉड नो पीस। मुझे अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो तुझे 100% सरेंडर होना पड़ेगा। जो तेरी उच्च शक्ति है, जो जिस भी भगवान को तू मानता है, मुझे यहाँ पे पूरा लिबर्टी दी गई थी, मुझे पूरा फ्रीडम दिया गया था कि तू अपने हिसाब से अपनी उच्च शक्ति की चॉइस कर। देयर इज नो कंपल्शन। इतना सादा सिंपल, कीप इट सिंपल मुझे प्रोग्राम देने के बाद में भी मेरे जैसा इगोस्टिक बंदा अपने ही लगाता हूँ। मुझे बताया गया कि ये प्रोग्राम ही बस जस्ट फॉर टुडे। जो बात नहीं समझ में आ रही, जो बात तेरे दिमाग में चुभ रही है, लेट गो लेट गॉड कर उसको। उसको आराम से ले, धीरे से चल। लेकिन मेरी गाड़ी एक बार शुरू हो गई थी दोस्तों, रुकने का नाम नहीं लेती थी। मुझे पता है कि एक्सीडेंट मेरा होने वाला है, क्योंकि मुझे प्रेयर में बोलते हैं कि ग्रैंड गॉड ग्रैंड मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। लेकिन मैं तो लोगों को बदलने चला हूँ, मैं मेरी बीवी को बदलने चला हूँ, मैं मेरे प्रोफेशन के लोगों को बदलने चला हूँ। मुझे बताया गया था तू खुद को बदल। अगर तू खुद को बदलेगा तभी तू अपने अनमैनेजेबिलिटी पे काम कर सकेगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन फाइंड योर अनमैनेजेबिलिटी एंड यू कैन सॉल्व। लेकिन दोस्तों बहुत समय लगता है अनमैनेजेबिलिटी को संवारते संवारते। फाइनेंशियली तो आज ठीक ठाक चल रहा है मेरा, मेंटल कभी कभार में हो जाता है। लेकिन मेरे अंदर में जो भावनाएं छुपी है, वो भावनाओं को कभी कभी मैं जब कंट्रोल में नहीं रख पाता, जैसे कि रिजेंटमेंट हो गया, एंगर हो गया, आज उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। लेकिन फिर भी उसको मैं, मेरा उसका रूट कॉज जो है, उसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, यूज ऑफ प्रेयर एंड मेडिटेशन। लेकिन भगवान शायद मेरी परीक्षा ले रहा है वो, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि जितना जो मैंने करके रखा है, आज सोशल इंस्टिंक्ट के पीछे अगर भागू तो मुझे पता है मनी के पीछे, मनी पावर एंड सेक्स जो मुझे कहा गया है, ये अगर चीजें मेरे लाइफ में दोबारा एंट्री मारेगी, अगर मैं इनके पीछे भागूंगा, तो मुझे पता है कि वन डे आई विल बी ऑन द रोड द फुल ऑफ जॉय विथ अल्कोहल, एंड वहां पे मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। तो मेरी प्रेयर ने मुझे यही बताया कि करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। मुझमें वो धैर्य मुझे निर्माण करना है कि मेरी अनमैनेजेबिलिटी क्या है। सबसे पहले मुझे वो लिखना है, जब से मैंने स्टेप में लिखा था। उसके बाद में उसकी तरफ वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना, मुझे सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। ये बिग बुक के माध्यम से, आप भाइयों के शेयरिंग के माध्यम से मुझे जब समझ में आता है, तब मुझे वो एक्शन में लाना है। मुझे तो बहुत सारी बातें बिग बुक में पढ़ी हुई मतलब मिलती है, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन क्या सारी चीजों को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कुछ बातें मेरे समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि मैं इरिटेबल, रेस्टलेस और डिसकंटेंट बंदा हूँ, जो बात बात पर चिढ़ता हूँ, बात बात पर बातों को घुमा देता हूँ। आज कहीं तो भी समझ में आ रहा दोस्तों, धीरे धीरे डे बाय डे, जैसे जैसे मीटिंग को आ रहा हूँ, अब भाइयों को सुन रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मेरे जैसा कभी भी किसी की नहीं सुनने वाला बंदा आज 1 घंटे की मीटिंग में बैठता हूँ, सुनता हूँ और पूरी हॉनेस्टी से मीटिंग करता हूँ दोस्तों। फिजिकल में जाऊँ या ऑनलाइन में जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, एक आधी बार मिसगाइड हो जाता है, या कभी कस्टमर रहते हैं तो कभी फोन बजता है, तो ही ऐसा होता है। अदरवाइज वो भगवान ने मुझे जो जिंदा रखा है, मुझमें जो जीने की चाह दी है, और जब मैं पहले दिन से मीटिंग में आने के बाद में सोबर हूँ, तब एक इच्छा शक्ति जो मुझमें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, वो कहीं तो भी मैं दोस्तों जागरूक हुई कि नहीं यार, तू अनंता रुक सकता है, और तेरे लिए यही एक आखिरी रास्ता है, यही तेरी आखिरी अदालत, और यही तेरा आखिरी स्टेशन है। अगर तू अपने थॉट्स चेंज करेगा, अल्टीमेटली योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू ग्रीन हाउसेस। आज दोस्तों प्रॉब्लम्स किसको नहीं है, मुझे भी है। लेकिन आज वो प्रॉब्लम को दिमाग में नहीं बिठाता। ये ताकत जो मिली है मुझे, ये फेलोशिप की वजह से मिली है।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक चमत्कार जो मेरे साथ में हुआ कि मेरा खोया हुआ परिवार और मेरा प्रोफ़ेशन मुझे वापस मिल गया। दूसरा चमत्कार मेरे साथ में ये हुआ कि मैं किसी को भी नहीं जानता था, वो सारे बंदे मेरे जब तालाब तक आए मुझे मतलब ढूँढते-ढूँढते कि आनंद भाई हम कौन है? जब उनके उन लोगों के साथ में जब मैं 1 डेढ़ घंटा बैठता हूँ और सिर्फ़ मैं रोता हूँ कि वो मुझे पूछते हैं कि तू कहाँ से आया भाई? किधर-इधर कैसे आ गया? कौन से जिले का है? कैसा है? जब मैंने उनको सब मेरी कहानी बताई, जब उन लोगों ने मेरे पीठ के ऊपर हाथ दिया, मेरे हाथ में हाथ दिया कि अनंता तू सही जगह पे आया है तो और तू जब फिज़िकल मीटिंग स्टार्ट होगी तो हम तुझे बुलाएँगे। ये सब जब बातें मुझे धीरे-धीरे समझ में आ रही दोस्तों, तब कहीं तो वो मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं यार, मेरे सगे भाई ने, मेरे बाप ने तो मुझे सीधा बोल दिया था कि तू मर जा, हमारे लिए मर गया है तू। तेरा इसके बाद में इस घर में कोई भी काम नहीं है। तो सही में दोस्तों जब मैं गया तो मैं मेरे पापा की डेड बॉडी लेके गया था हॉस्पिटल से घर में और एक बार जब मेरी वाइफ आई थी तो उसको उसके लिए घर का कुछ सामान मिलता है तो लेने के लिए गया था। थोड़ा कुछ जो भी था, थोड़ा बहुत मुझे मिला। तब बस 2 ही बार मैं अभी तक मेरे घर गया हूँ। जब से घर से बाहर हूँ तब से 4 साल में। तो इतनी सारी अनमैनेजेबिलिटी मेरे भाइयों के प्रति जो खुन्नस थी, आज कहीं तो भी वो खुन्नस बहुत कम हो गई है। मतलब ना के बराबर है। आज भाई भी मेरे से अच्छे से बात करते हैं, मैं भी उनसे अच्छे से बात करता हूँ। लेकिन एक बात मैंने बहुत अच्छी तरह यहाँ पे पढ़ ली और समझ ली और सोच ली कि कोई कैसा भी किसी के साथ बर्ताव करे, बस मुझे मेरा अच्छा व्यवहार है, वो मुझे हमेशा बरकरार रखना है। क्योंकि अगर वो बुरा करता है, तो मैं उसके साथ बुरा करूँगा, तो उसमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? ये बात समझने में दोस्तों बहुत साल लग गए। लेकिन आज किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं है, किसी के प्रति कोई रिज़ेंटमेंट नहीं रखता हूँ आज। सारी जहाँ पर भी मीटिंग्स फिज़िकल होती है, ऑनलाइन होती है, मुझे जहाँ-जहाँ, जब-जब समय मिलता है, मैं सभी मीटिंग्स में जाता हूँ। और मुझे ऐसा मतलब कभी ऐसा खुद को नहीं लगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, कि वहाँ ये ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसी भी भावना मेरे मन में थी। लेकिन आज कहीं तो भी उसको धीरे-धीरे ओवरकम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की अनमैनेजेबिलिटी बहुत बड़ी है। अभी इसको ढूँढते-ढूँढते क्या बोलते हैं ना, ढूँढते रह जाओगे। लेकिन धीरे-धीरे कहीं तो भी आज इमोशंस पे कंट्रोल आ गए हैं, मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल ठीक-ठाक हूँ। आज सोशल इंस्टिंक्ट में लोग थोड़ा बहुत पूछने लग गए। मुझे नहीं चाहिए ये सब क्योंकि मैं कहाँ से गटर के नाली गंदे नाली का कीड़ा जब मैं नाली में पड़ा रहता था, उस पोज़ीशन में आज अगर मैं स्टर्टिंग-शूटिंग करने लग गया हूँ, तो क्या मेरी औकात बढ़ गई क्या? नहीं दोस्तों, मुझे हमेशा याद रखना है कि अनंता तू वो नाली में गिरा था, नाली से तुझे 4 लोगों ने उठा के रोड पे रखा था। मुझे हमेशा याद रखना है कि तूने भीख माँग के खाना खाया था, भीख माँग के 5-5 रुपए की दारू पी थी। ये सब बातें अगर मैं ध्यान में रखता हूँ, तो धीरे-धीरे मेरी ये जो विचार है, उसको अगर मैं धीरे-धीरे चेंज करता हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे इम्प्लीमेंट करने में भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि अगर सबसे पहले अगर मैं किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स अगर मेरे दिमाग में आते हैं, तो उसके लिए अच्छा सोचना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन मैं जब अगर उसके बारे में सही सोचता हूँ, पॉजिटिवली सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, तो मुझे उसके बारे में और खुद में भी एक हैप्पीनेस रहता है कि नहीं यार, अच्छा बंदा है, ऐसा है, वैसा है, उसको मदद करनी चाहिए। अभी उस दिन में मुझे एक भाई ने नंबर दिया था, एक लूनावाड़ी का बंदा है, जो रिहाब से निकला था 3 महीने पहले। तो उसका नंबर दिया तो बोले कि अनंता भाई इसको कॉन्टैक्ट कर लेना। मैंने उससे बात किया, आधा पौन घंटा उससे बात किया। वही बंदा बहुत ही अच्छी तरह से मतलब अपना शेयरिंग कर मुझे कर रहा था। तो मुझे भी उसकी बातों में मेरा पूरा जो पास्ट था मुझे नज़र आ रहा था। तो इतनी हमारी अभी एक दोस्ती बन गई कि मतलब उसका मुझे फ़ोन आता ही है, मैं भी उसको फ़ोन करता हूँ। जो भी न्यू कमर्स है मैं उनको फ़ोन करते रहता हूँ। और यही तो मेरा मतलब एक आज मकसद बन गया है कि मुझे जो भगवान ने दिया है, उसको कहीं तो भी मुझे पास इट ऑन करना है। इसके पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। एक सादा-सूदा खर्रे का उदाहरण ले लो यार। ₹30 का खर्रा मिलता है, तो अगर कोई दोस्त मुझे पहले खर्रा माँगता था, तो मैं अगर बंदा खर्रा भी मेरे जेब में बंधा है तो नहीं है यार, कल रात का ही दूँ क्या? फिर रात का दूसरी जेब से निकालने का, उसको देने का। इतना बड़ा शेलफिश। एक ₹30 के खर्रे के लिए अगर मैं अपनी ईमानदारी को दाँव पे लगाता हूँ, तो आगे की ज़िंदगी में फिर बहुत बड़ा संघर्ष है।
एक सिंपल सा उदाहरण था मेरे लिए कि मैं जब 30 रुपए का खर्रा मैं किसी को माँगने के ऊपर नहीं दे सकता। या फिर एक पार्टी की बात कर लो, जिस पार्टी में मैं जाता हूँ वहाँ पे अच्छी सब्ज़ी बनी है, दारू-वारू सब रखी है, तो मैं किसी को अगर 2 पीस ज़्यादा देने की चाहत कभी रखता ही नहीं। ये सबसे बड़ी मेरी अनमैनेजेबिलिटी है। लेकिन आज कहीं तो भी वो बातें नहीं होती दोस्तों। खुद के लिए तो सभी जीते हैं दोस्तों, लेकिन दूसरों के लिए जीना, ये जो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग ने सिखाया है कि द वे ऑफ लाइफ क्या है। इसके लिए मुझे बोला है कि थिंक, थिंक, थिंक। आज तक तूने यही किया है। अगर तू इसके ऊपर में इम्प्रूवमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तो ही तो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो यार वो हमेशा की तरह बाहर सोबर घर में गोबर, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि मनी पावर और सेक्स के पीछे जाते-जाते आज मेरी ये हालत हो गई। जो मैं ड्यूअल पर्सनैलिटी का बंदा हूँ ना, बिहाइंड द मास्क मैं एक हूँ, लोगों के सामने कुछ अच्छा ही कुछ मैनेज करता हूँ। लेकिन आज जब मैं फियरलेस अपनी मोरल इन्वेंटरी लेता हूँ खुद की, तब ध्यान में आता है कि एक्चुअली हू आई एम। आज दोस्तों कहीं न कहीं ये जो हिम्मत जो ईश्वर ने मुझे दी है कि वो मेरी प्रार्थना है मुझे बोलती है कि वो चीज़ तुझे बदलने की है, जो जिस चीज़ को तू बदल सकता है, लेकिन तुझे उसके लिए साहस और धैर्य की ज़रूरत है। यू नीड टू पेशेंट टू चेंज दैट थिंग्स। उस कहीं तो भी यार दोस्तों, अगर आप भाइयों ने मुझे सहारा नहीं दिया होता, आप भाइयों ने अगर मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे अनकंडीशनल लव नहीं दिया होता, प्यार नहीं दिया होता, तो शायद मेरा यहाँ पे रुकना नामुमकिन था। और एक-एक बात आज जब सोचता हूँ अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर तो सोचता ही नहीं, फ्यूचर मुझे पता भी नहीं है। लेकिन आज प्रेज़ेंट में जब मैं सोचता हूँ तो आज बस मेरी मिसेज़ मुझे हमेशा बोलती है, "आपकी मीटिंग और आपका दुकान, तो तुमको तो घर है ही नहीं।" ये यार मेरी अनमैनेजेबिलिटी है कि मैं जिस चीज़ में लग जाता हूँ ना, उसी की तरफ मेरा फ़ोकस रहता है। जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी भी है या कभी मैं घर पे भी आता हूँ, खाना खाने आता हूँ, सोने आता हूँ, बैठता हूँ, ये सब भूल जाता हूँ मैं। क्योंकि इतना भावनिक, इतना इमोशनफुल जब मैं जो पर्सनैलिटी है मेरी, ये कहीं तो भी मुझे आज उसमें सुधार करना है। क्योंकि मुझे बताया गया है कि रिकवरी बिगिन्स फ्रॉम होम। ठीक है, अभी तक घर नहीं था, बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन आज सब साथ में है, तो फिर उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आज? क्या कर रहा हूँ? ये आज बहुत बड़ी सोचने की ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई है। क्या मैं ए के प्रति पूरा ईमानदार हूँ? क्या मैं ट्रेडिशन के ऊपर जो मुझे बताया जाता है कि ज यहाँ पे बस भगवान की इच्छा चलती है, ग्रुप का अधिकारी सिर्फ़ भगवान ही होता है, ईश्वर होता है। लेकिन यार जब मैं भगवान बन जाता हूँ, एक ज़माना था कि मैं जीओडी, गॉड का डीओजी डॉग बन गया था, कुत्ते की तरह भाग रहा था इधर-उधर, रोटी के पीछे भागता था, शराब के पीछे भागता था, पैसे के पीछे जो देता है तो उसके पीछे भागता था। आज कहीं तो भी वो जीओडी डॉग टर्न टू जीओडी गॉड हो गया है। कहीं तो भी ये चमत्कार हुआ है मेरे साथ में कि आज कहीं तो भी 4 लोगों में बैठने-उठने की आज भगवान ने जो मुझ में थोड़ी-सी औकात बना दी है और कुछ नहीं। आज समझ में आ रहा है दोस्तों कि अनमैनेजेबिलिटी मेरी तो अल्कोहलिज़्म में तो बहुत सारी थी, लेकिन सोब्रिटी में भी बहुत सारी जो अनमैनेजेबिलिटी है, उसको मुझे ओवरकम कैसे करना है, तो पहले सबसे पहले मुझे मेरे स्पॉन्सर से बात करना होगा। उनके थ्रू मुझे स्टेप बाय स्टेप उनसे समझ के लेना होगा कि मुझे हाउ टू इमोशनली स्टेबल, हाउ टू मेंटली स्टेबल, हाउ टू फाइनेंशियली ग्रो, और बाकी जो है मेरा सोशल, सेक्सुअल, इसके बारे में मुझे डिसाइड करना है कि मैं आज भी उतनी ग्रैंडिसिटी के साथ लोगों के सामने पेश आता हूँ क्या? आज मेरी ह्यूमिलिटी कहाँ गई? क्या ह्यूमिलिटी मैं लोगों को दिखाने के लिए करता हूँ कि क्या सही में मेरे अंदर में ह्यूमिलिटी से मैं बात करता हूँ? ये आज सोचने की ज़रूरत है दोस्तों मुझे। अगर जब तक ये सारे फैक्टर्स के ऊपर मैं काम नहीं करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि आई एम सोबर। आई एम फील टू बी ओनली सोबर बट नॉट टू बी लिव फॉर सोबर। क्योंकि ये कहने के लिए बहुत आसान है दोस्तों कि सोबर हूँ, अच्छा हूँ, भगवान की दया है, ईश्वर की कृपा से, लेकिन जो हॉनेस्टी से मुझे काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वर्किंग विथ अदर्स, काम जब
कैसे करते हैं, नए बंदी को जब मैं लेके कैसे चलता हूँ। उनके परिवार में जब जाता हूँ तो मेरी नज़र कहाँ होती है? क्या सही में मैं उन जो घर के जो मेंटली डिस्टर्बेंसेस लोगों को मैं अ, उनकी सांत्वन कर रहा हूँ, उनको मैं अपने तरफ से कुछ अपनी बातें बता रहा हूँ कि अपनी जेनरॉसिटी बता रहा हूँ, कि उनको मदद कर रहा हूँ। कई सारी बातें हैं दोस्तों अनमैनेजेबिलिटी है, लेकिन आज कहीं तो भी ये फेलोशिप की मदद है दोस्तों, ईश्वर का तो आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा है, ग्रेस ऑफ गॉड, तो उसको मैं कभी नहीं भूल सकता मरते दम तक। और आप सबसे मेन जो मेरे जो भाई लोग हैं, आप लोग हो, यही वजह है दोस्तों कि आज बहुत ही अच्छा जीवन जीने का जो मुझे भगवान ने सेकंड इनिंग में मैं जब उतरा हूँ, तो एक बहुत ही अच्छा एक मेरे सामने एक अपॉर्च्युनिटी रखा है कि यू हैव टू चूज़ योर ओन वे और तुझे हमेशा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ पकड़ के चलना है और उनके मेंबर को, अपने स्पॉन्सर को, अपने परिवार को और अपने प्रोफेशन को पूरी ईमानदारी से लेके चलना है, तभी तू अपने इस अनमैनेजेबिलिटी को दूर कर सकता है, इवन इन द सोसाइटी आल्सो। दोस्तों समय हो गया है मेरा, जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने बोलने की कोशिश की। अगर मेरी बातों से किसी के दिल को ठेस पहुँचती है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगना चाहूँगा दोस्तों। और मुझे हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप ने बोलने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए आप सभी भाइयों का, कैमिल भाई का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।